जैसे आपकी सिस्टर आज पढ़ने जा रही है ना, आपकी मम्मी जॉब कर रही है ना, वैसे उस समय तो किसी बेटी को घर से निकलने की आजादी नहीं थी, वो घर के अंदर कैद रहती थी। लेकिन ये जो थी माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने घर से बाहर निकल करके पढ़ाई भी की और विद्यालय भी बनाया। आज जब यहाँ पर जितने भी मेरे बेटे बैठ रहे हैं लाइन में, मैं देख रही हूँ वहाँ एक मेरी बिटिया बैठी हुई है, तो आप ये समझिए कि हमारे बेटों को तो आजादी थी पढ़ने की, लेकिन किसको नहीं थी? बेटी को नहीं थी। तो आज सारे भाइयों की जिम्मेदारी है ना कि अपनी बहनों को अपने बराबर पर क्या करना है, क्या करना है। देखो बच्चों, जितना जरूरी पढ़ाना है उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको पढ़ाना क्यों है। आपके जीवन का मकसद सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है। माता सावित्रीबाई फुले ने आज से 195 साल पहले सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने क्या किया, पढ़ करके दूसरे लोगों को भी, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को पढ़ाने का काम किया। तो आपके जीवन का कुछ पर्पज होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, उसके पीछे पर्पज क्या है, कारण क्या है। अभी जैसे देखा यहाँ पर एक भाई को आप लोग जानते हैं, अरविंद, अभी कितने सारे नारियल तोड़ के गए हैं ना, वो उन्होंने ईंट को भी तोड़ा। तो जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये सब आप क्यों करते हो, तो उनका कहने का मतलब था कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो पर्पज है ना। ऐसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को आईएएस अधिकारी बनना, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना है, कोई अच्छा डांसर बनेगा, कोई संगीतकार बनेगा, तो हमारे जीवन का पर्पज होना चाहिए। और मैं बच्चों से स्पेशली कहूंगी, हमारे बड़े बुजुर्ग देखिए, आप लोगों से कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि दिनेश मौर्य जैसे मेरे भाई, अमरेश जी से भाई, हमारे इतने सारे भाई आज ये 7th एजुकेशन समिट को कर रहे हैं। जब इन्होंने शुरुआत की थी बहुत कम लोग जुड़े थे, तो आप सब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि आपको पता है कि अपने लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है और देश के लिए क्या करना है। आज आप लोगों को इस चीज की क्लियरिटी आ चुकी है। आज बात करने की आवश्यकता है शिक्षा से भी एक कदम आगे, कि एक बेटा बेटी को आपने ग्रेजुएशन करा दिया, आपने पीएचडी करा दी, आपने एलएलबी करा दिया, ये सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जिससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो। लेकिन जब तक आपके इस एजुकेशन से किसी के जीवन का भला नहीं हो रहा है, समाज का भला नहीं हो रहा है, परिवार का भला नहीं हो रहा है, तब तक मुझे लगता है आपका जीवन निरर्थक है। ये जरूरी नहीं कि आप पूरे देश दुनिया की जिम्मेदारी लें, ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत लोगों का भला करें। अगर हम अपने परिवार की ही ये जिम्मेदारी ले लें, समाज की ही ये जिम्मेदारी ले लें कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। किसी भी बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है तो उसके सामने अगर आर्थिक समस्या है, पैसों की समस्या है, तो चाहे आप चाचा के रोल में हो, चाहे आप ताऊ जी के रोल में हो, चाहे आप ताई जी के रोल में हो, मामा मामी मौसा, इन सारे रिश्तों का तभी मुझे लगता है सार्थक उद्देश्य है जब वो रिश्ते आपके काम आ रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे रिश्ते आपको पीछे खींचने का भी काम करते हैं। जैसे आपने अपनी बिटिया की शादी क्यों नहीं की अभी तक, इतनी बड़ी हो गई, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। वो बेटी और वो बेटा आपके घर में जो बैठा है, अगर वो आज ये कह रहा है कि मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, बेटी ये कह रही मुझे अभी शादी नहीं करनी है और पढ़ाई करनी है, तो निश्चित रूप से उस बेटा बेटी के उस इच्छा का सम्मान करना होगा। आज हम सम्राट
अशोक की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं कि हम लोग उनके वंशज हैं। तो एक बार सोचिए कि कभी उनकी माँ ने उनको रोका होता तो क्या वो कभी सम्राट बन पाते? नहीं बनते ना। तो आप जब कुछ ठान लेते हैं, करना है, आपका बच्चा जब कुछ ठान ले रहा है, तो हो सकता है एक पल के लिए आपको गलत लगे, गलत करना से उसको रोकिए। लेकिन अगर आपका बेटा कुछ क्रिएटिव करना चाह रहा है जो अभी तक लोगों ने नहीं किया, तो आपको उसका साथ देना होगा। माता सावित्रीबाई फुले जब घर के बाहर निकली तो कितने सवाल थे, स्त्रियों को घर से निकलने की आजादी नहीं है, आप भारत की संस्कृति को खतरे में डाल रही हैं। क्योंकि जो प्रथाएं चली आई, जब उनसे इतर जाकर के दूर कोई स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसका सबसे पहले क्या होता है? विरोध। क्यों कर रहे हो? ये सिस्टम ऐसे ही काम करता आया है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो मेरा ये मानना है मेरे बच्चों कि अगर आपके मन में कोई सवाल है और कोई भी गलत कर रहा है, चाहे वो गलती आपके माँ बाप भी करें, आपको सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। तार्किकता, लॉजिकता, ये सारी चीजें बुद्ध से आती है। बुद्ध के मन में जब वो जंगल में गए तपस्या करने के लिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने साम्राज्य में देखा था ना कि कोई पीड़ित है तो क्यों है, उसको दूर क्यों रखा गया, बलि प्रथा क्यों दी जा रही है, नर पशुओं को क्यों मारा जा रहा है, ये क्या था? ये सवाल पैदा हुए थे कि जो गलत हो रहा है उसको रोकना है और गलत का विरोध करना है। और मैंने बहुत सारी चीजों में देख भी रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम गलत के साथ खड़े हो जाते हैं अपने प्रोफेशन के माध्यम से। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, चाहे एज ए वकील, चाहे एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, आप किसी भी पद पर आसीन हैं। आप अगर पैसे कमाने के लिए खराब पुल बना रहे हैं जिसमें सैकड़े लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाती है, पुल गिर जाता है, तो मुझे लगता है आपकी शिक्षा जीरो है और आप एक अपराधी की तरह काम कर रहे हैं। आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। और जब आप एक डॉक्टर हैं, आप किसी व्यक्ति को जो मरीज है, जो शोषित है, जिसके पास पैसे नहीं है, उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, फिर भी आप वेंटिलेटर पर रखे हुए हो क्योंकि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपके डॉक्टर बनना मुझे लगता है जीरो के बराबर है, क्योंकि आप पैसे तो अर्न कर लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति आपसे उम्मीद करके विश्वास के साथ आपके हॉस्पिटल में आया था, आपने उसकी भावनाओं को उसके साथ देने की जगह आप बहुत बड़े क्रिमिनल बन करके उसको मारने के साथ साथ अनैतिक का भी काम कर रहे हैं। तो हमें ये भी चूज करना है। एज ए वकील ऐसा नहीं है कि मेरे पास फॉल्स केसेस नहीं आते। मैं देख रही हूँ कि आज मेरे लिए ये भी चूज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि ये केस आया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा करा दूं। क्योंकि आप जो किसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे प्रोफेशन में उसको कहते हैं न्याय के लिए लड़ना। आप अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी वकालत अगर किसी अपराधी को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो आप ये न्याय नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। निर्भया केस हो या अन्य केस हो, जितने मैंने किए हैं और कर रही हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं सिर्फ इस प्रोफेशन में वकालत ना करके मैं न्याय लोगों के लिए सुनिश्चित कराऊं। ये मेरा पहला टारगेट है। और आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है, मैं जहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हुए, इतना शांति से, मैं उतनी देर से यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ ये बच्चे इतनी शांति से तो नहीं बैठे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार कि आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हो। लेकिन आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगी। आपकी लाइफ है, आपको एक जीवन मिला है,
आप जो सपने देखते हो आप उनको पूरा कर सकते हो। आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकते हो। अगर आज आप राकेश शर्मा को पढ़ते हो, अगर कल्पना चावला को पढ़ते हो, अगर आप आज विराट कोहली को देखते हो, आज आप अगर किसी बहुत अच्छे डायरेक्टर, डांसर को देखते हो, राइटर को देखते हो, आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं। बशर्ते बेटा आप लोगों को, बेटियों से भी मैं कह रही हूँ, गलत नहीं करना है। आप स्कूल कॉलेज जाते हो, अगर आपके साथ में कोई गलत करता है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को आके बताओ, डरो मत उनसे। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों के आप सबसे पहले दोस्त बनिए, क्योंकि अगर आप उनके दोस्त हैं तो आपका बच्चा कभी भी गलत राह पर नहीं जाएगा, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो चाहे कॉलेज में पढ़ता हो। मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया, एक छोटी सी बच्ची 15 साल की इंस्टाग्राम चला रही थी, किसी का मैसेज आया, अपनी मदर के फोन से चला रही, किसी का मैसेज आया मुझसे दोस्ती करोगी, उसने रिप्लाई कर दिया। तो उस लड़के ने कहा अपनी फोटो भेजो, उस बेटी ने फोटो भेज दी। उस लड़के ने उस फोटो को फोटोशॉप किया, अपने साथ उसकी फोटो बना करके उसको ब्लैकमेल कर रहा है। कहता है अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को फोटो भेजूंगा, तुम्हारे भाई को, फिर वो तुम्हारा स्कूल आना बंद करा देंगे, फिर तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। इस वजह से वो बच्ची उसके पास गई। पता है क्या हुआ इस बेटी के साथ? उसका रेप किया गया। जब उसका रेप किया गया, वो डर के वजह से शाम को अपने घर नहीं आई और वो मथुरा वाली बस में बैठ करके मथुरा चली गई। वहां पर रोड पर थी तो एक अजनबी व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया। पता है क्यों? क्योंकि वो बेटी जिसके साथ गलत हुआ वो उस लड़के से तो कम डरी, अपने माँ बाप से ज्यादा डरी, इसीलिए तो नहीं उसने बताया। अगर शुरुआत में ही वो बात अपने मम्मी पापा को बता देती कि एक लड़का मुझे सोशल मीडिया पे परेशान कर रहा है, तो उस बच्ची के साथ इतना गलत नहीं होता। तो अपने बच्चों के फ्रेंड आपको बनना पड़ेगा, उनको इतना कंफर्टेबल रखना होगा कि वो बच्चे आपको अपनी बात बता सके। और बच्चों से मैं ये कहूंगी कि जो लोग भी आज सोशल मीडिया चला रहे हैं, किसी को मम्मी का फोन, किसी को पापा का, किसी को भाई का फोन मिल जाता है, उससे मैसेज करते, दोस्ती करते। जैसे कोई फोटो मांगे तुरंत मना करो, बाहर मिलने के लिए कहे तुरंत मना करो। इवन की मैं कहूंगी कि अभी उम्र ही नहीं है आपकी इन सारी चीजों में जाने की। अगर जाना है, सोशल मीडिया चलानी है, यूट्यूब पे जाना है, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम डालिए, सर्च करिए कि वो इतनी कम उम्र में सम्राट कैसे बने। सर्च करिए कि माता सावित्रीबाई फुले, आज सोचो बेटा 195 साल पहले उनका जन्म हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया तभी तो आज हम उनकी जयंती मना करके उनकी पूजा कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में भारत सरकार उनको भारत रत्न देगी, नहीं देगी तो देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुशवाहा साहब के सैनी मौर्य समाज के बच्चों के लिए विद्यालय नहीं खोले, उन्होंने भारत की हर उस घर की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, उसके लिए विद्यालय खोला। तो आपको जो काम करना है इसी तरीके से काम करना है। अगर आपसे कोई गलती हो, मम्मी पापा अगर आपके डांट रहे हैं तो सीधे उनको बोलो कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, सबसे पहले मैं आपको ही ये बात बताऊंगा और आप मेरी बात सुनोगे, क्योंकि बाहर के लोग पता नहीं मेरे साथ कब क्या ना गलत कर दें। और जो बच्चा अपने घर से जुड़ा रहता है, जो बच्चा अपने घर की जड़ों से जुड़ा रहता है, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अपने माँ बाप का भी सम्मान करना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, आगे बढ़ना है, डिबेट डिस्कशन भी करना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद आप लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो कि आखिर अब्दुल कलाम जिन्होंने अपनी किताब लिखी विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने अपने जीवन में
ऐसा क्या किया कि वो एक अच्छे साइंटिस्ट बने, फिर अच्छे राष्ट्रपति बने। कल्पना चावला को आप पढ़ो कि एक बेटी जो गांव से निकल करके कैसे जा करके वो इतनी बड़ी नासा में काम करती, क्या बनी थी पता है किसी को? ये देखो, उधर देखो, सबको पता है, मुझे पता है आप लोग बहुत तेज बच्चे हो और आप ही लोगों में से बहुत आगे सब निकलेंगे। वो देखो उधर कितना खुश हो रहे। क्या नाम है तुम्हारा? जल्दी बताओ खड़े होके। अभय का मतलब क्या होता है? जो किसी से न डरे। देखिए आपके जैसे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है आगे इसी तरीके से काम करेंगे। और आप लोग जैसे सुन रहे हैं, ये देखिए माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक और चीज मुझे हमेशा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि हम माता सावित्रीबाई फुले जी को पूजते हैं, उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पूजा करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सेलिब्रेशन हम जितना कर रहे हैं, उससे ज्यादा इनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। एक व्यक्ति उस समय 11 या 12 साल के हैं और उनकी पत्नी 9 साल की है। तब इस उम्र में विवाह हो जाते थे और इसको बाल विवाह नहीं माना जाता था। वो व्यक्ति उस समाज में उनका विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी खुद तो घर से बाहर निकल के सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात कर रहे हैं, गुलामगिरी जैसी किताब लिख रहे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल रहे हैं शादी के बाद। आज हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को तो पढ़ाने लगे हैं, लेकिन आज से 10 साल 20 साल पहले जिसकी पत्नी की शादी होगी, जिसकी शादी हुई, उसकी पत्नी अगर वो 10th पास है, 12th पास है, तो मुझे लगता है कि आप भी इस उम्र में भी महात्मा ज्योतिबा फुले जी का रोल अदा कर सकते हैं और अपनी पत्नी को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि सामाजिक जागरूकता, मम्मी से कहोगे बेटा, पापा से कहोगे कि मम्मी को पढ़ाए इस उम्र में। देखिए सामाजिक रूप से परिवर्तन जो है ना, हमारी सोच से आता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले आपको दिशा एक डायरेक्शन दे गई है, लेकिन इस उम्र में भी आप क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? वो इसलिए मैं हमेशा हर मंच से कहती हूँ कि अभी इक्वलिटी समाज में नहीं आई है कि महिलाएं और पुरुष दोनों बाहर जाकर के बराबर लेवल पे काम करें। हमारी जो माता बहनें हैं, स्त्रियां, वो काम करने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं, लेकिन अभी भी उनकी संख्या काफी कम है। तो आपके जीवन का ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। पढ़ाई से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी विद्यालय में जाकर के एडमिशन करा दें, वो करा देंगे तो और भी अच्छा है। आप घर के अंदर जब वापस आ रहे हैं काम करके, तो आप अपनी पत्नी को, आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को पास में बैठाल करके ये तो बता सकते हैं कि हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, आप लोग मुझे समाधान बताइए। जिस दिन उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, तो आप ये समझ लेना कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या आई, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से, आप उसको बिजनेस संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी ये सोच होनी चाहिए। जब आप घर पर नहीं हैं, आपका बेटा या बेटी अपनी माँ से सवाल कर रहे हैं कि धम्मा कौन थी, तो आप ये ना कहें, स्त्री से मैं स्पेशली अपनी माता बहनों से कहूंगी कि आप ये आपको ना कहना पड़े कि जब पापा आएंगे तब बताएंगे, भैया आएंगे तब बताएंगे। वो ही क्यों बताएंगे? आप क्यों नहीं बता पा रही हैं? क्योंकि आपने किचन के बाहर उन चीजों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, और आपके पार्टनर ने भी आपको किचन तक सीमित कर दिया। ना न्यूज़पेपर पढ़ पाई, ना टीवी में आप न्यूज़ देख पाई, ना देश दुनिया को समझ पाई, इसलिए आप अपने बच्चे को आंसर नहीं दे पा रही हैं। या तो वो टीचर पर डिपेंड है, या फिर आपके पति पर, या आपके बेटे पर, या आपके भाई पर डिपेंड है। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब मुझे लगता है जागरूकता,
अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन आप कितनी कलेक्ट करती हैं। आज यहाँ बैठा कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ 5th क्लास तक स्टडी की है या 10th 12th तक पास है, अगर यूट्यूब है, उनको इंटरेस्ट है कोई चीज देखने में, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं किसी चीज के। उसके लिए जरूरी नहीं है कि विद्यालय आप जाएं। जब आप एक्सपर्ट हैं तो इंडियन लॉ की हम बात करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें आता है कि जब भी कोई क्राइम हुआ, कहीं पर भी समस्या आ रही है, तो एक विशेषज्ञ ओपिनियन किसी विशेषज्ञ की, एक्सपर्ट की ली जाती है। और उस एक्सपर्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को किसी एरिया में किसी तरीके की प्रथा चल रही तो जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करते करते इतनी नॉलेज आ चुकी है कि उसको एक्सपर्ट हमारा कानून भी मान रहा है। तो हमें इस तरीके के विचार करके, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करके, इन सारी चीजों को करके अगर काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, आज मेरे समाज से हर एक बच्चा महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह काम करेगा, आगे निकलेगा, इस देश को संभालेगा, देश की शासन सत्ता को संभालेगा और कुछ डिफरेंट काम करेगा, जैसे कि सम्राट अशोक ने किया था। उस समय में, उससे पहले भी तो बहुत सारे राजा हुए थे सम्राट, किसी ने ये विचार नहीं किया, पक्की सड़कें नहीं बनी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आज तो आप 1 लीटर की बोतल 20 रुपए में खरीदिए, हर नुक्कड़ पर खड़ी हुई। उस समय सोचो कितनी समस्याएं होंगी। तो उन्होंने सोचा अपनी प्रजा के लिए, जो मेरी प्रजा कभी कभी प्यास की वजह से भी जिसकी डेथ हो जाती है, मर जाती है, तो उन्होंने प्याऊ बनाना शुरू किए। लोग पैदल चलते हैं, यातायात के साधन नहीं थे उस समय, तो उन्होंने पेड़ लगवाना शुरू किए कि जब लोग 2-3 किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर, तो उनको छांव में बैठने के लिए मौका मिलेगा। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जिसमें बहुत बड़ा साइंस है, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम अपने जीवन में हमेशा महसूस करते हैं। तो आपको उतना ही नेचुरल रहना है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखवाई, पत्रों पर लिखवाई, जो उनके क्या बने, धम्म, उनके उपदेश लिखे गए। उन्हीं को भारत का जो संविधान लिखा गया, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें ये सारी चीजें लिखी गई। और ये कहा गया कि समाज में जब भी इस तरीके से चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार को ये कानून बनाना होगा और अपने देश के नागरिकों के लिए उन सारी व्यवस्थाओं को करना होगा। राइट टू फूड जो आया है, जिसको हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत आज जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको फ्री में राशन मिल रहा है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये चीज डायरेक्ट कनेक्ट होती है कहां से, सम्राट अशोक के धम्म से, क्योंकि उन्होंने नीति निर्देशक तत्व जैसी व्यवस्थाएं बनाई थी, उनका नाम उनके धम्म के उपदेश थे। उन्हीं को भारत सरकार समय समय पर जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे लेकर के आपके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो। तो मेरे बच्चों से कहना चाहूंगी, संविधान को पढ़िए, अगर आप वकील नहीं है फिर भी अपने अधिकारों को जानिए। एज ए सिटीजन आपके क्या अधिकार है, अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब सारा खेलिए, हेल्दी खाना खाइए, मस्ती करिए, माँ बाप का सम्मान करिए और आप लोग आगे बढ़िए। अगली साल फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। अच्छा लगा आप लोगों को? मुझे भी आप लोगों से मिलकर मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश जी एंड उनकी पूरी टीम को, अमरीश भाई, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।